नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मिशन 2023 पर, जहां पर राजस्थान में दिसंबर में ही होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। दोनों ही पार्टियों की मंत्रणा जारी है, जहां पर कांग्रेस की नजरें विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की सत्ता बरकरार रखने पर टिकी हुई है। कांग्रेस अपनी सरकार की योजनाओं और जनता को प्रभावित करने वाले फैसले को लेकर सरकार रिपीट करने का दावा कर रही है, जिसे लेकर प्रदेश में कांग्रेस की बैठकों का दौर चल रहा है और टिकटों को लेकर दिल्ली से जयपुर तक मंथन चल रहा है। आज जयपुर में पीसीसी वार रूम में कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें कोर कमेटी अध्यक्ष गोविंद मेघवाल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश, विधायक राजकुमार शर्मा सहित कई कांग्रेस के नेता शामिल हुए और विधानसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र, प्रचार प्रसार और टिकट वितरण के फार्मूले विस्तृत चर्चा हुई है। वहीं बैठक में ईआरसीपी मुद्दे पर भी चर्चा हुई, जिसे लेकर 5 दिन की यात्रा निकाली जाएगी। वहीं बीजेपी प्रदेश में कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर चुनाव में उतरने का मन बना चुकी है, जिसके लिए बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चलाया है। अब बीजेपी परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है। वहीं राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले आज एक बार फिर से बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जहां पर प्रदेश का बड़ा जाट चेहरा मानी जाने वाली ज्योति मिर्धा की भाजपा में एंट्री हो गई है। उन्होंने दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय पर जाकर सदस्यता ग्रहण की है। बता दें कि पंचायती राज्य की स्थापना के लिए देश भर में पहचान रखने वाले नागौर प्रदेश में जाट राजनीति की धुरी रहा है। यहां ज्योति मिर्धा के दादा नाथूराम मिर्धा का जबरदस्त दबदबा रहा है। नाथूराम नागौर से 6 बार सांसद रह चुके हैं। अब देखना होगा कि कौन सी पार्टी पहले अपने पत्ते खोलती है और अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी इसी महीने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है, यानी 2023 का ये जो चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो 2023 का ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। अगर बात किया जाए तो बीजेपी पूरी तरीके से किसी प्रकार का कोई कोर कसोर नहीं छोड़ना चाहती है। वही कांग्रेस की अगर बात करें, और चलिए आज की बड़ी बहस की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। निकल करके आया आज भी जो मीटिंग में और रात की मीटिंग में भी ये निकल करके आया है कि हम काम करते हैं, वो केवल बात करते हैं। हम दिल से काम किया है तो कांग्रेस सरकार निश्चित रूप से बनेगी। ये सब चीजों पे चर्चा हुई है और कैंपेन कमेटी के तमाम मेंबरों को अभी गोविंद मेघवाल जी ने सबसे राय जानी है। एक रोड मैप बनाएंगे और हम जल्द ही 1-2 दिन में हमारी कैंपेनिंग को घोषणा करेंगे। मोटा मोटी जो ईआरसीपी 13 जिलों में है उसको लेकर के इसी माह में 5 दिन की यात्रा हम लोग निकालेंगे और मजबूर करेंगे कि नहर हमारा हक है, लेके रहेंगे। और हमने जो पैसा दिया है, हमारी सरकार ने जो नहर के लिए पैसा दिया है, उनका शिलान्यास कार्यक्रम भी हम लोग करेंगे। और उस मीटिंग की जो सफलता रही, उस सफलता को आपने देखा कि जब राहुल गांधी जी मानगढ़ धाम में मीटिंग कर रहे थे विश्व आदिवासी दिवस पर, तो लाखों लोग जुटे और लोगों में चर्चा इस बात की है कि 5 से 10 लाख लोग, मतलब गिनती नहीं हो पाई। तो ट्राइबल को लेकर इस देश में जितनी योजनाएं बनी वो कांग्रेस सरकारों ने बनाई। देश की आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से लेकर आज तक जितनी योजनाएं बनाई वो हमने बनाई। तो ट्राइबल तो इस देश की ताकत है। हम लोग पार्टी की नीति और जो गहलोत सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं दी है, उन योजनाओं को लेकर गांव-गांव तक जाएं, उनका प्लान हम लोग रणनीति बना रहे हैं, बना करके और
पूरे राजस्थान में फैलाएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है, जो इस देश में किसी भी सूरत में चल नहीं सकती, उसको भी आम आदमी तक जब पहुंच जाएगी तो इस भारतीय जनता पार्टी का अगले चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाएगा। सबसे वरिष्ठ नेता है कैलाश मेघवाल, जिसने अपना पूरा जीवन अनमेरिड रह के आरएसएस की बीजेपी की सेवा की है। और आज वो नौसिखिया कल आया अर्जुन राम, जो राजनीति के एबीसीडी नहीं जानता, वो कहता है कैलाश जी तो कांग्रेस से टिकट ले रही, उसको पता लग गया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आज आडवाणी जी का पता नहीं है, जैसे घर में विधवा चाची होती वो हालत होगी आडवाणी जी की। कांग्रेस के अंदर पिछले कुछ समय से इस तरीके की परिस्थिति चल रही है, स्पेशली जो हमारी जो राज्य सरकार है उसमें, कि हम हमारी सरकार के अंदर अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके काम नहीं करवा पा रहे। वो लोकल रीजंस हैं, वो आप लोग भी सब समझते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ पर बैठ कर के और अपना समय बर्बाद करने की बजाय बेहतर ये होगा कि ऐसी जगह पे चलो जहाँ पर आप अगर प्रयास करो तो आपको राष्ट्र निर्माण में और अपने लोगों की मदद करने के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिल सके। कांग्रेस के अंदर पिछले कुछ समय से इस तरीके की परिस्थिति चल रही है, स्पेशली जो हमारी जो राज्य सरकार है उसमें, कि हम हमारी सरकार के अंदर अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके काम नहीं करवा पा रहे। वो लोकल रीजंस हैं, वो आप लोग भी सब समझते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ पर बैठ कर के और अपना समय बर्बाद करने की बजाय बेहतर ये होगा कि ऐसी जगह पे चलो जहाँ पर आप अगर प्रयास करो तो आपको राष्ट्र निर्माण में और अपने लोगों की मदद करने के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिल सके। कांग्रेस के अंदर पिछले कुछ समय से इस तरीके की परिस्थिति चल रही है, स्पेशली जो हमारी जो राज्य सरकार है, कि हम हमारी सरकार के अंदर अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके काम नहीं करवा पा रहे। वो लोकल रीजंस हैं, वो आप लोग भी सब समझते हैं। तो 2023 की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी तरीके से अब तैयारियां शुरू कर दी हैं, अपनी अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस अपने 4.5 साल के किए गए कामों को बताएगी, वहीं बीजेपी क्या कुछ कहेगी क्या कुछ नहीं कहेगी। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। पौरुष भारद्वाज कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अटल खंडेलवाल हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पौरुष जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि 4.5 साल आपने खूब आप लोगों ने काम किया है और जनता इन्हीं 4.5 साल के काम के बदौलत ही आप लोगों को चुनेगी। क्या कुछ और मुद्दे ऐड ऑन करेंगे आप, या क्या कुछ मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? एक बार सवाल वापस सुनना चाहूंगा। एक्चुअली आपकी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे एक बार वापस से सवाल बताएं। मेरा सवाल ये कि आपने अभी तक जितना काम किया उस काम के बदौलत ही जनता आप पर विश्वास करेगी और एक बार फिर आपको वोट करेगी, और क्या कुछ नया कुछ लेकर आप आ रहे हैं, क्या कुछ स्ट्रेटजी है आगामी चुनाव को देखते हुए? देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे हमें चुनाव जिताने के लिए जनता के लिए हमारे द्वारा किए गए कार्य ही बहुत काफी हैं। परंतु जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक लगातार एक झूठा भ्रम फैलाया गया कई मामलों को लेकर के, तो उस प्रकार उसी चीजों के अनुरूप हमें कई मामले ऐसे हैं, जैसे कि अभी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आपने बयान सुना है ईआरसीपी वाला मामला। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी हम पे वो आरोप लगाती है कि जो काम हमने कर दिया ऑलरेडी उसका हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी हमें ये नहीं कहती कि हमने राजस्थान के लिए पिछले 9 साल के अंदर क्या किया। तो हम भारतीय जनता पार्टी से इस बात को पूछेंगे कि आप यहाँ पे आपके पास प्रदेश स्तरीय कोई आपके पास चेहरा नहीं है यहाँ पे चुनाव लड़वाने के लिए, जनता किस पे विश्वास करके वोट देगी? आप किसी राजस्थान के नेता को आगे तो कीजिए कि जिसपे जनता को ये विश्वास हो कि भाई हाँ ये नेता आगे आएगा और इसको हम पकड़ेंगे और ये हमें हमारी प्रॉब्लम को सुनेगा। अब ये जब कहते हैं कि साहब हम राजस्थान में चुनाव मोदी जी के चेहरे पे लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर मोदी जी के चेहरे पर यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो राजस्थान की जनता और कांग्रेस के द्वारा ये मोदी जी से सवाल करेगी कि आपको राजस्थान में एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करते हुए 9 साल हो गए, आपने राजस्थान के लिए स्पेशली ऐसी कौन सी योजनाएं घोषित की कि जिसको लेकर के राजस्थान वासी इस बात को कहें कि हाँ साहब सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने राजस्थान के लिए क्या किया वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, राजस्थान में यूपीए 2 के समय हमारे द्वारा जो है यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट हमारे द्वारा शुरू किए गए थे यूपी 2 में। इन्होंने आते ही सबसे पहले उसको बंद करने का काम किया। इन्होंने देखिए
हमने हमारे द्वारा राजस्थान में एक भीलवाड़ा के अंदर जो है एक मेमो कोच फैक्ट्री का शिलान्यास तक कर दिया गया था हमारे द्वारा। इन्होंने सबसे पहले आते ही इन्होंने उस बात को बंद किया। उसके बाद देखिए ईआरसीपी की योजना, आपको मैंने जैसा कि पहले भी डिबेट्स में कहा कि राजस्थान वासियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा पानी का मुद्दा होता है, और खास करके जो 13 जिले जो हैं, जो पूर्वी राजस्थान के जिले हैं, जिनमें 52 से लेकर 56 विधानसभा सीटें आती है, तो वहां पे निश्चित तौर पे वसुंधरा राजे जी की पिछली सरकार के द्वारा जो ईआरसीपी की योजना शुरू की गई, उसकी सारी जो उसका स्ट्रक्चर है उस योजना का, उसमें कैसे क्या होगा, सारी चीजें वसुंधरा जी के द्वारा बनाई गई। परंतु हमने इनकी तरह ओछी राजनीति नहीं की कि भाई ये इनकी सरकार की योजना है तो हम उसको आगे जारी नहीं रहने दें। हमने उसको प्रदेश के हित में, जनता के हित में मानते हुए हमने उस वसुंधरा जी की उस योजना को आगे बढ़ाया। और आप देखिए, जब हमने हमारे द्वारा प्रधानमंत्री जी से इस बात की मांग की गई कि वसुंधरा जी की जो योजना है, और वो भी इसको राष्ट्रीय परियोजना बनाना चाहती थी, कृपया आप इसको राष्ट्रीय परियोजना बनाएं, तो पिछले विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने आकर के अजमेर की सभा में और जयपुर की सभा में राजस्थान की जनता से वादा किया कि आप इनको चुनाव को निपट दीजिए, मैं इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा। परंतु आप देखिए इनके द्वारा कैसे बार बार अड़ंगे डाले गए। राजस्थान के 25 सांसद, राजस्थान में 25 में से 25 सांसद इनको दिए। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात राजस्थान वासियों के लिए यह है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार में जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है, जिनका ये विभाग आता है कि जिसके द्वारा ईआरसीपी का काम तुरंत हो जाना चाहिए था, परंतु उन्होंने देखिए कि उसको लटका करके रखा। और ये बड़ी बेशर्मी से मजाक करके कहते हैं कि साहब राजस्थान में आप हमारे राजेंद्र राठौड़ की सरकार बनवा दो, बोला 45,000 करोड़ रुपया मैं 1 मिनट में जारी कर दूंगा। इस तरह की चीजें हैं। राजस्थान की जनता भूली नहीं है, राजस्थान की जनता इनके द्वारा किए गए झूठे वादों को भी नहीं भूली है। राजस्थान की जनता ने लगातार और जी मैंने ये मेरा सवाल ये था कि क्या कुछ आप नया करने जा रहे हैं? आपने तो पूरा तोहमत, पूरा आरोप बीजेपी पे मर दिया। मैंने बीजेपी से कुछ रिलेटेड पूछा ही नहीं था, मैंने पूछा आप क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं, अपनी बात बताइए। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप की बात वो अलग है, अभी हमने आरोप प्रत्यारोप की कोई सवाल ही नहीं पूछा। मैंने पूछा आप नया क्या कर रहे हैं, क्या कुछ लेकर आ रहे हैं? अगर जनता विश्वास करे कांग्रेस पर, क्यों करे? ये मेरा सवाल था। देखिए जनता, मैंने जैसा कि आपके सवाल में पहले मैंने जवाब दिया कि हमारी सरकार के द्वारा राजस्थान की जनता के हित में इतने कार्य किए गए कि यदि आप उनकी पिछले 4.5 साल के, हमारे द्वारा 4.5 साल में किए गए कार्यों की तुलना भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 वर्ष से अगर आप करते हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी के से सिर्फ 2 गुना नहीं, कई मामलों में तो हम 3 से 4 गुना हम हर क्षेत्र में आगे हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो किसानों को राहत देने की बात हो, हर क्षेत्र में हम निश्चित तौर पे आगे हैं। अब जनता को, चलिए ठीक है, आपकी बात आगे। अटल जी, ठीक है, आपकी बात आगे। आपने बताया अटल जी, उम्मीदवारों को लेकर मंथन और चिंतन का दौर चल रहा है, और अभी आपने पौरुष जी को सुना, कई सारे आरोप भी लगाए हैं, और उस आरोप का भी जवाब दीजिएगा। और ये जो उम्मीदवारों का जो लिस्ट आप लोग बना रहे हैं, क्या कुछ ध्यान में रख रहे हैं? सर देखो, पौरुष जी की बातों का जवाब तो मेरा देना बनता नहीं। पूरा देश देख रहा है मंडपम G20 जिस तरीके से कराया, चंद्रयान जिस तरीके से गया, हमारी सेनाओं का जिस तरीके से उदय हुआ, पूरा विश्व जिस तरीके से भारत को विकासशील भारत से विकसित भारत की राह पे वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से कारों की मैन्युफैक्चरिंग हो, आप इंपोर्ट की स्थितियां ले लीजिए, तो पौरुष जी के लगाए गए आरोपों का तो मैं क्या ही जवाब दूं। और राजस्थान के बारे में बताइए अटल जी, राजस्थान के बारे में, राजस्थान के लिए क्या किया? चंद्रयान आपने भेजा तो मंगलयान हमने भेजा। G20 को अगर आप अपनी शान बढ़ाने के लिए कहते हैं तो ब्राजील जैसे छोटा देश अगले साल ब्राजील का G20 का आयोजन करवाएगा। G20 का आयोजन करवाना कोई उपलब्धि की बात नहीं है, ये हर साल इसका अध्यक्षता बदलती है और हर इसका जो सदस्य देश है वो करवाता है। देखिए, अब पौरुष जी की है ना, मैं कभी कभी थोड़ी सी नॉलेज पर भी डाउट होने लगता है कि वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि ब्राजील एक छोटा देश है, इनको ये नहीं पता कि दक्षिण अमेरिका का बहुत बड़ा देश ब्राजील है। और मैं भारत की तुलना में बात कर रहा हूँ, मैं भारत की तुलना में बात कर रहा हूँ, मैं भारत की तुलना में बात कर रहा हूँ। मैं आपसे यही बोल रहा हूँ पौरुष जी, और मैं आपसे इस बात को कह रहा हूँ कि जो G20 के सदस्य देश हैं वो बारी बारी से आयोजन करवाते हैं, जो G20 के सदस्य देश हैं वो बारी बारी से आयोजन करवाते हैं। G20 किस तरीके से आयोजन करवाते हैं? अब तक का सबसे सफल आयोजन माना जा रहा है ये, ठीक है पौरुष जी, अब तक का इसको सबसे सफल आयोजन कहा जा रहा है, ठीक है। बोलने ही नहीं दोगे तो मैं क्या? चलिए राजस्थान पे बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको राजस्थान की जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे जवाब देना चाहिए, और आप चंद्रयान की बात कर रहे हैं। हमने मंगलयान की बात नहीं की, मंगलयान हमने ऑटो से भी कम खर्च में हमने मंगलयान भेजा, हमने उसकी बात नहीं करी, और आप चंद्रयान की बात कर रहे हैं। राजस्थान के चुनाव में चर्चा है, राजस्थान की जनता के लिए आपकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्या किया वो जवाब दीजिए आप।
देखिए ऐसा है टीवी पे आपने क्या किया, उस बात का जवाब दीजिए। वंदे भारत ट्रेन किसने चलाई पौरुष जी? है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, चाहे वो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हो, भले अमृतसर वाला हो, किसने चलाया? ये बहुत सारी चीजें, 37 किलोमीटर की रोडें जो बन रही है, किसके कार्यकाल में बन रही है? 3.75 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई, किसके कार्यकाल में हो रही है? चलिए ठीक है, देखिए अटल जी ठीक है, ये सब बातें, मेरा सवाल शायद आप समझ नहीं पाए। अटल जी, मेरा सवाल था कि आप क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं, राजस्थान की जनता पर क्यों विश्वास करे, क्यों बीजेपी को वोट करे, ये बताइए ना। ठीक है, अब जो हुआ वो हुआ, लेकिन राजस्थान के विषय पर बात करते हैं। देखिए दो बात है क्यों बीजेपी को वोट देना चाहिए। पहला तो भारत तेजी से विकासशील देश से विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है और हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है। पहला कारण तो ये बनता है, उसमें स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो राजस्थान की जनता अगर बीजेपी को चुनती है और वो अच्छे तरीके से केंद्र सरकार को सहयोग देती है, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, पहला कारण। दूसरा, हम परिवारवाद को कभी भी बीच में नहीं लाते हैं। परिवारवाद में इनके पास जिस तरीके से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की एक चैन बनी हुई है जो टूटती ही नहीं है। चाहे आप ये देखिए, राहुल गांधी जी को ये बड़ा मैच्योर मान रहे हैं और किसी टाइम की युवा अवस्था में देखिए पूरा विदेश में रहे, इनको पता ही नहीं कि इंडिया में किस तरीके का कांग्रेस के नेता की तीसरी पीढ़ी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाने वाले कांग्रेस पे परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। ज्योति मिर्धा जी कांग्रेस की तीसरी पीढ़ी की नेत्री, उसको आप आज अपनी पार्टी में लेकर के गए और आप आरोप लगा रहे परिवारवाद का हम पर। कितनी बेशर्मी से आप लोग बोल लेते हैं, आपको शर्म नहीं आती? कांग्रेस के नेताओं के बेटों को, पोतों का ठीक है, ज्योति मिर्धा पे भी मैं आऊंगा, अभी मैं बात करूंगा एक एक। पौरुष जी सुनिए, अभी आएंगे। इनको नॉलेज नहीं है कि परिवारवाद को कैसे, मतलब कैसे किस चीज को परिवारवाद कहा जाता है। इनको ये पता है कि अच्छा ठीक है पौरुष, ठीक है अटल जी, सिर्फ क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? बीजेपी ठीक है, परिवारवाद की थोड़ी बात कर लेते हैं। आप लोग परिवारवाद, बीजेपी परिवारवाद नहीं है? चलिए आप, ठीक है, एक मिनट, क्या बीजेपी परिवारवाद नहीं है? करने लगती है एक लाइन, अगर सोनिया गांधी बीजेपी में परिवारवाद नहीं है अटल जी, बीजेपी में परिवारवाद नहीं है आपकी सारी। पहले अटल जी ये बताइए, बीजेपी में परिवारवाद है कि नहीं? हमारे वरिष्ठ है वो। एक मिनट पौरुष जी सुनिए, मेरा सवाल ये, ठीक है, आरोप आप कांग्रेस पे लगा रहे हैं, ठीक, आप उनको लेके गए और आप परिवारवाद। अरे सुनिए, एक मिनट रुकिए, शांत रहो, एक एक करके बोलोगे तो समाधान भी ठीक है। निकलेगा। अटल जी मेरा सवाल सवाल सुनिए अटल जी, क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, सिर्फ कांग्रेस परिवारवाद है? जुड़ाऊं परिवारवाद को। देखिए बीजेपी में किसी जगह पर अगर परिवारवाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नोएडा से, सुनिए आप, है ना, परिवारवाद की बिल्कुल आप जिस तरीके से परिवारवाद की बात करते हो, पैराशूट होते हैं। पैराशूट मानी एक ही परिवार का व्यक्ति एक ही समय पर 3-3, 4-4 जगह से वो मतलब अपने लिए परिभाषा पूरे राज्य में या पूरे के पूरे आपके ऊपर। आज ज्योति मिर्धा, आज कांग्रेस के नेताओं की तीसरी पीढ़ी को ज्वाइन करवा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर उठा रहा है और आप परिवार के दर से खस रहे हैं आपकी बात सुन करके। अरे सुन तो लो, आपकी बारी है तो बोल लेना, मेरी बारी है तो मेरे को बोलने दो ना। आपकी बारी है तो आप बोलो, मेरे को तो कोई आपत्ति नहीं होती। आप ये कह रहे हो कि हमने ये किया वो किया, तो अशोक चांदना जी बिजली के लिए क्यों बैठे हुए हैं? वो आप ही के विरुद्ध सड़क रोक रहे हैं। आप देखिए मेवाराम जी कहते कि मैंने कितने ही लेटर लिखे भ्रष्टाचार के, कुछ नहीं हुआ। क्यों ऐसा होता है कि भरत सिंह जी के लेटरों का जवाब नहीं आता? उन्होंने इतने सारे लेटर लिखे भ्रष्टाचार के। क्यों पायलट साहब भ्रष्टाचार के लिए मर मिटे, लेकिन आपने एक फाइल तक नहीं खोली? 560 एसीबी ने अफसरों को पकड़ा, एक भी अफसर को कटघरे के अंदर नहीं लिया गया और उनको बढ़िया नियुक्ति दी गई। लॉ एंड ऑर्डर क्यों फेल है? क्यों 19 से ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न हो जाता है एक दिन के अंदर? कैसे 10 लाख केस रजिस्टर हो जाते हैं?
कैसे जल मिशन के अंदर इतने पैसे दिए, 30,000 करोड़ रुपए दे चुके हैं, आपसे क्यों नहीं खर्च हुए? 5,000 करोड़ भी, उसमें भी घपला कैसे, ईडी ने कैसे पकड़े आपके लोगों को? अच्छा ठीक है, ये सब बात छोड़िए। क्या वसुंधरा राजे के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे? क्या बोल रहे हैं? वसुंधरा राजे के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ और नया चेहरा लेकर आएंगे बीजेपी वाले? देखिए साहब, ऐसा है कि बीजेपी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करती है और बीजेपी के पास अपना पूरा का पूरा एक वरिष्ठ सीनियर लीडरशिप है। वो सारे के सारे अनुशासित हैं, पारदर्शी है, सुशासन मतलब प्रशासन चलाने में बिल्कुल वरिष्ठ हैं। तो हमारा चेहरा कौन होगा ये आला कमान तय करेगा। अच्छा, मतलब बीजेपी में भी आला कमान आ गया। अभी तक तो हमने कांग्रेस में आला कमान सुना था। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। चलिए ठीक है पौरू जी, ठीक है, चुनाव एक ही बात है, भले उसे आला कमान कह दो आप, भले आप। अभी बड़े बहुत आरोप लगते थे कि कांग्रेस में ही आला कमान है, वो दिल्ली में बैठते हैं। अब आला कमान पहली बार मैंने बीजेपी में भी सुना है, बहुत बढ़िया बात है। आप ऐसे समझ लीजिए, आला कमान का मतलब कि हमारा जो केंद्रीय कमेटी, चुनाव कमेटी समिति है, वो तय करेगी। उसके लिए मैं क्या तय करूं, मतलब मैं क्या बात करूंगा उसमें। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि हमारी ऊपर वाली पार्टी लाइन बहुत बढ़िया है, उच्च स्तर की है, डिसिप्लिनरी है। चलिए पौरू जी, मेरा सवाल एक आपसे ये कि राजस्थान में बहुत एक परिपाटी आई है, हर 5 साल में सरकार जो है वो परिवर्तित हो जाती है। आप लोगों ने देखा कभी बीजेपी की, कभी कांग्रेस की, और इस बार आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री की है राजस्थान में। तो क्या आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो भी टक्कर देगी और जो है सीटों को कम करेगी? और रीति और नीति क्या राजस्थान में इस बार बदलेगी? आपकी सरकार रिपीट होगी या कुछ तैयारियां जो है, जो इतिहास चला आया है हर 5 साल बाद रिवर्स गियर, ऐसा ही है, होगा क्या? दो सवाल। देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि राजस्थान में इस बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। राजस्थान की जनता ने 2 बार राज बदल के देखा। राजस्थान की जनता ने देखा कि किस प्रकार से राजस्थान की सरकार भूमाफियाओं ने चलाई, और एक ऐसे जिसको, जो भारत से भागा हुआ व्यक्ति है, नाम नहीं लेना चाहूंगा उसका, 5 स्टार होटल में बैठ करके राजस्थान के आईएएस कैडर के और आईपीएस कैडर के अधिकारियों को तू तड़ाके से बात करके किस प्रकार से राजस्थान के हवेलियों के सौदे हुए, राजस्थान की पुरानी संपत्तियों के सौदे हुए। राजस्थान की जनता ने देखा इस चीज को। राजस्थान की जनता वो दोबारा गलती नहीं करेगी। राजस्थान की जनता इस बात को देख चुकी है कि राजस्थान की जनता की उज्ज्वला योजना जो आपके प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई, और उसका सिलेंडर आपके द्वारा एक बार भी रिफिल नहीं कराए गए, और राजस्थान की जनता ने देखा कि कैसे माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी ने 500 रुपए में सिलेंडर दिए, तब आपके ऊपर दबाव पड़ा। मजबूरी में 400 रुपए का सिलेंडर जिसको आप 11.5 रुपए ले गए थे, उस पर आपको 200 रुपए कम करने पड़े। ये राजस्थान सरकार की देन है। और दूसरी बात, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि आपने खुद ने इस बात को स्वीकार किया कि आपका आने वाला मुख्यमंत्री आपका केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, आपका आला कमान तय करेगा। तो राजस्थान की जनता क्या आपके आला कमान की मनमर्जी से चलेगी? आपके पास राजस्थान में देने के लिए एक आदमी जिसको आप आगे रख सके, जबकि आपकी पार्टी में शुरू से रिवाज रहा है कि आपके द्वारा चेहरे घोषित किए जाते हैं। और आप वसुंधरा जी की बात करते हैं, वसुंधरा जी को पिछले 5 साल में आपके द्वारा कितना अपमानित किया गया, राजस्थान की जनता ने देखा। दौसा के मंच पे हमने देखा कि कैसे जब प्रधानमंत्री जी आए और वसुंधरा राजे जी ने उनसे नमस्कार करी, वो उनको इग्नोर करके आगे बढ़ गए। उसके बाद में जब वो मंच पे चढ़े, उस समय वसुंधरा राजे जी ने नमस्कार करी, उसका जवाब नहीं दिया। कैसे वसुंधरा, जब कैंपेन तो चल ही रहा है, नहीं सहेगा राजस्थान, क्यों पौरू जी? कैंपेन तो चल ही रहा है, नहीं सहेगा राजस्थान, ऐसा कह देखिए, निश्चित तौर पे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के झूठ को नहीं सहेगा। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के भाई से भाई को लड़वाने वाली नीति को नहीं सहेगा। राजस्थान की जनता राजनीतिक तौर पे बहुत जागरूक हो चुकी है। राजस्थान की जनता ने देखा कि कैसे मणिपुर के अंदर वहां की जो मणिपुर जल रहा था, वहां पे महिलाओं की अस्मत के ऊपर डाके डल रहे थे। वहां पे वीडियो जब आया, देखिए मणिपुर पे जा रहे हैं, राजस्थान में कांग्रेस में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चरमरा गई है। और राजस्थान में पौरू जी खूब आ रहे हैं मामले, आए दिन महिलाओं पर लगातार इस तरीके के जघन्य अपराध आ रहे हैं। तो आप सीधे मणिपुर पे जा रहे, पहले राजस्थान को तो देख लीजिए, फिर मणिपुर बाद में जाएंगे। देखिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि राजस्थान में हम हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री खट्टर जी की तरह ये कहकर के अपना
पल्ला नहीं छुड़ाएंगे कि साहब राज्य की पॉपुलेशन करोड़ों में है, मेरे पास पुलिस लाखों में, तो मैं क्या करूं। हम ऐसा नहीं कहते। हम इस बात को कहते हैं कि राजस्थान में यदि कोई अपराध होता है तो अपराधी 24 से 36 घंटे के अंदर पकड़े जाते हैं। कन्विक्शन रेट राजस्थान की महिला अपराधों के मामले में पूरे भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे टॉप पर है। 48% हमारी कन्विक्शन रेट है। और आप देखिए हमारे यहाँ पे जैसे ही कोई महिलाओं का रेप होता है पर दिन नहीं, आपके यूपी के अंदर तो दलित लड़की को बलात्कार करके उसकी डेड बॉडी की सौंपी जाती है। आपके डेड बॉडी तक की सौंपते हैं। आपको उत्तर प्रदेश में पूर्व सांसद सुरक्षित नहीं है। पुलिस अभी लगता है पूर्व सांसद जा रहे हैं उनको आज उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई होती है। कितना बुलडोजर कार्रवाई किया बच्ची का बलात्कार उत्तर प्रदेश में? बुलडोजर गरजने लगता है बाबा का। पौरुष जी, उत्तर प्रदेश का आप नाम ले रहे हैं, वहां पर अपराध होने के बाद बाबा का बुलडोजर गरजता है। कभी आपका बुलडोजर गरजा क्या? देखिए, अगर मैं आपसे इस बात को निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रेस मीडिया होती है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। भारत के संविधान ने आपको भले कुछ चीज अच्छी उत्तेजना पैदा करने वाली चीज अगर किसी को अच्छी लग सकती हो तो वो एक अलग बात है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भारत के संविधान ने ठीक है, आपकी बात दूंगा पौरुष जी। यहाँ हमको रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होते हैं। किसान